So, hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. So, I hope कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हमने इसके 4 सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं। आज इसका लास्ट सेशन है। आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली आज के सेशन में अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सो हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो आज क्वेश्चन नंबर 67 से कंटिन्यू करते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 67 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन दिया है राइट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज विच कांट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। हाउ कैन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। तो बेसिकली हमें वो रिएक्शन बताने हैं डी ग्लूकोज के जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास होता है कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, उसके बाद भी वो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो उसे करने चाहिए पर वो नहीं करता है। जैसे कि वो अमोनिया से रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक स्किफ टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो जाता है। तो ये सब उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो अपना पहला क्या है, फर्स्ट है अपना ये क्वेश्चन नंबर 67 है। फर्स्ट अपना डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टेन रिएक्शंस ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टेन रिएक्शंस बेसिकली वो रिएक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं एल्डिहाइड्स के। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। अपने पास एग्जांपल्स में क्या क्या एग्जांपल है अपने पास, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट नहीं करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। उसके बाद अपने पास और क्या एग्जांपल है, सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्ट नहीं करता है ग्लूकोज। ठीक है, तो एक अपने पास ये एग्जांपल हो गया, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3 टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। सो ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। अपने पास सेकंड पॉइंट है। अपने पास सेकंड पॉइंट क्या है, डी प्लस ग्लूकोज है ना, वो दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और इन दोनों फॉर्म्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। क्यों होता है इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या है, डी प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, exists in two स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स। कौन कौन से, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और इन दोनों फॉर्म्स का क्या होता है, ये दोनों फॉर्म्स क्रिस्टलाइन होते हैं और इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। क्यों होता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। These two forms, these two forms are crystalline and have different melting points and optical rotation. Different melting points and optical rotations. So I hope कि ये सेकेंड पॉइंट भी आप सबको क्लियर होगा। अब अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है अपने पास ग्लूकोज जो है ना वो हाइड्रो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है। ठीक है, पर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट नहीं रिएक्ट करता हाइड्रोक्सिल अमाइन से। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि CHO ग्रुप जो है वो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में
प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपना ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अपने पास थर्ड पॉइंट क्या है, ग्लूकोज reacts with hydroxylamine to form an enzyme to form an enzyme, but glucose pentacetate does not react with hydroxylamine, ठीक है। ग्लूकोज पेंटासिटेट does not react with hydroxylamine to form an enzyme। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस shows that CHO group is absent in glucose pentacetate। This shows that CHO groups is not present in glucose pentacetate, is not present in glucose pentacetate। सो ये था अपना थर्ड पॉइंट। अपने पास एक और पॉइंट है, एक्वा सॉल्यूशन होता है ना जो ग्लूकोज का, वो अपने को म्यूटर रोटेशन शो करता है। म्यूटर रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है, इन केस ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पर बीटा ग्लूकोज के केस में क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, लाइक अल्फा ग्लूकोज में डिक्रीज कर रहा है पर बीटा ग्लूकोज में इंक्रीज कर रहा है, ये भी अपना ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अपन ये फोर्थ पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज shows muta rotation, that is its specific rotation gradually decreases, its specific rotation gradually decreases from 110 degree to 52.5 degree in case of alpha glucose, right। अल्फा ग्लूकोज के केस में क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 110 डिग्री टू 52.5 डिग्री इन केस ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बट इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज बट इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज it increases from 19.7 degree to 52.5 डिग्री। बस, ठीक है। ये म्यूटा रोटेशन जो फीचर है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो आई होप कि आप सबको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। और अपने पास एक लास्ट पॉइंट है, जब ग्लूकोज को अपन मिथेनॉल के साथ हीट करते हैं ना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में, तो वो अपने को दो आइसोमेरिक मोनोमिथाइल डेरिवेटिव देता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और एक होता है मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, ये भी अपना ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अपन ये लास्ट पॉइंट जो है इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये क्या है, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, in presence of dry HCl gas, it gives two isomeric monomethyl derivatives. It gives two isomeric monomethyl derivatives known as methyl alpha D glucoside and methyl beta D glucoside. Known as methyl alpha D glucoside and methyl beta D glucoside। इन सारे पॉइंट से अपने को क्या पता चलता है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये लास्ट अपना पॉइंट क्या है, दिस रिजल्ट्स कंक्लूजन, दिस रिजल्ट्स शोज दैट ग्लूकोज डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डज नॉट हैव ओपन चेन फॉर्म स्ट्रक्चर। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 67। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। सो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है,
ऑन द बेसिस ऑफ विच एविडेंसेस डी ग्लूकोज वॉज असाइंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हम सबको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों है ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमें कौन कौन से हमारे पास एविडेंस है जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। CHO, CHOH4, CH2OH। सो अब एक एक करके अपने एविडेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। The molecular formula of glucose has been found to be 6 C6H12O6। जो फर्स्ट तो अपना एविडेंस ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड क्या है, सेकंड अपने पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। सो बेसिकली क्या होता है, अपन जब ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम एमाल्गम से ट्रीट करते हैं ना, तो वो सोर्बेट ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक अपने पास एक और होता है, जब अपन बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और HI, तो क्या होता है, तो अपने को एक एन हेक्सेन का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। एन हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन का मिक्सचर मिलता है, जिससे अपने को पता चलता है कि जो कार्बन के छह सॉरी जो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स है ना, वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है, ठीक है। सो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को नोट कर लेते हैं अपन। सो इसमें अपने पास दो पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद सोडियम एमालगम NaHG, इट इज रिड्यूस टू सॉर्बेट ऑयल। ठीक है, वो सॉर्बेट ऑयल में रिड्यूस हो जाता है, इट इज रिड्यूस टू सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या होता है, एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अपने पास ये है ग्लूकोज, इसमें ऐड किया 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये है अपना Na एमेल्गम। तो ये अपने को मिला CH2OH, CHOH4 और CH2OH। सॉर्बिटॉल। और अपने पास एक और पॉइंट होता है, prolonged heating with hydroiodic acid and a red phosphorus at 100 degree Celsius gives a mixture of n-hexane and 2-iodohexane, ठीक है। gives a mixture of gives a mixture of n-hexane and 2-iodohexane। इससे अपने को क्या कंफर्मेशन मिलती है, इससे अपने को कंफर्मेशन मिलती है कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम है ना, वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। The formation of an hexane suggests that all the 6 carbon atoms in glucose are arranged in straight chain structure, arranged in a straight chain structure of glucose। अपन इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। ये अपने पास ग्लूकोज, इसका अपन रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फॉस्फोरस 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एन हेक्सेन, ये हो गया अपना एन हेक्सेन। और अपने को मिलेगा 2-iodohexane, 2-iodohexane। तो इस प्रोडक्ट से अपने को क्या कंफर्म होता है, इससे अपने को कंफर्म होता है कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 68। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा।
आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है अपने पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो जब अपन एसाइलेशन करते हैं ना ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो अपने को एक ग्लूकोज पेंटासीटेट मिलता है, जिससे अपने को कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में कितने हैं, 5 OH ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। ऑन एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, on acylation of glucose with acetic anhydride, glucose gives a glucose gives a pentacetate. This confirms that glucose contains 5 OH groups, right? This confirms that glucose contains 5 OH groups. So I hope कि आप सबको थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा। अपने पास एक और पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। सो बेसिकली जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं ना नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों क्या करते हैं, दोनों सेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, साकारिक एसिड या फिर ग्लूकोरिक एसिड। इससे अपने को पता चलता है कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपने अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अपन नोट कर लेते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक concentrated nitric acid, both glucose and gluconic acid, both glucose and gluconic acid give the same dicarboxylic acid, gives the same dicarboxylic acid, that is saccharic acid। और ये जो अपना अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये हमेशा चेन के एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। सो दैट्स इट, यही था फोर्थ पॉइंट। अपने पास एक लास्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सो लास्ट क्या है, लास्ट है प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। सो बेसिकली ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, बस यही था अपना, तो इसको भी नोट कर लेते हैं जल्दी से। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH, टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइन, टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइन, जिससे अपने को क्या कंफर्म होता है, ग्लूकोज कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप। दिस कंफर्म्स दैट ग्लूकोज कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप। सो इन इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे अपन ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO, CHOH, 4 CH2OH। सो दैट्स इट, यही था क्वेश्चन नंबर 68। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 69। सो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट हम प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, नेम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट को अपन यूज करते हैं एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। और अपने को और बताना है, ऑल्सो नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन वुड और इन द फाइबर ऑफ कॉटन क्लॉथ। और अपने को एक और कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि वुड और कॉटन क्लॉथ के फाइबर में प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन। सो बेसिकली प्लांट्स में अपने पास क्या क्या होता है, प्लांट्स में अपने पास होता है स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज। ठीक है, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है उनकी बॉडी में। अपन ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, और क्या होता है, ग्लाइकोजन कहाँ का प्रेजेंट होता है, लीवर में होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन में होता है। और बॉडी को जब भी ग्लूकोज चाहिए होता है तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है वो अपना वुड और फाइबर क्लॉथ्स में प्रेजेंट होता है।
तो बेसिकली यही इसका आंसर है, अपन इसको नोट कर लेते हैं। सो एक एक करके तीनों पॉइंट्स देखते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 69। सो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास प्लांट्स के रिगार्डिंग। So plants contain mainly starch, cellulose, and sucrose. Plants contain mainly starch, cellulose, sucrose, etc. So ये तो गया प्लांट्स का। अब देखते हैं एनिमल्स का। सो बेसिकली एनिमल की बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, एनिमल कंटेन ग्लाइकोजन इन द बॉडी। सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, सो ग्लाइकोजन is also known as एनिमल स्टार्च। अब क्या होता है, ग्लाइकोजन बॉडी के कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन इसको भी नोट कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। सो whenever our body needs glucose, whenever our body needs glucose, enzyme breaks glycogen down to glucose, right? Enzyme breaks glycogen down to glucose. तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब अपन अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में अपने को पूछा था कि वुड और फाइबर क्लॉथ में कौन सा, क्लॉथ के फाइबर्स में और वुड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली सेलुलोज। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन वुड एंड फाइबर ऑफ क्लॉथ। तो सबसे पहले अपना था प्लांट। तो प्लांट कंटेन्स मेनली स्टार्च, सेलुलोज एंड सुक्रोज। ठीक है, उसके बाद एनिमल। तो एनिमल कंटेन्स ग्लाइकोजन इन देयर बॉडीज। सो ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। सो व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक्स ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। और अपना लास्ट पॉइंट क्या है, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन वुड एंड फाइबर ऑफ क्लॉथ्स। सो दैट्स इट। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 69। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, एक्सप्लेन द टर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो हमें बेसिकली पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। फिर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। सो बेसिकली हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट, जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन दोनों में डिफरेंस भी पूछा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या होते हैं। उसके बाद अपना देखेंगे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट्स में क्या क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन्स के बीच में एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। ठीक है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे जो एक दूसरे से लिंक होंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना, जिसमें ये अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन इस सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और अपन जैसे जैसे इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, इन अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में चेंज करते हैं, तो अपने को अलग अलग तरीके के प्रोटीन मिलते जाते हैं। सो यही है बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। So proteins may have one or more polypeptide chains. Each polypeptide chain has a large number of alpha amino acids linked to one another in a specific sequence. ठीक है, each polypeptide chain has a large number of alpha amino acids linked to one another in a specific sequence. और यही जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस
in which the various alpha amino acids are present in a protein is called as primary structure. Is called its primary structure. So I hope कि आप सबको ये क्लियर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो दैट्स इट. अब अपन देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का. सो बेसिकली जो अपना पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है ना वो किस मैनर में फोल्डेड है या फिर अरेंज है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो उससे अपने को क्या पता चलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बेसिकली अपने को प्रोटीन का जो शेप है या फिर कॉन्फॉर्मेशन है वो पता चलता है. राइट. तो यही था बस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन gives the manner in which the polypeptide chains are folded or arranged, in which the polypeptide chains are folded or arranged. Therefore, it gives the shape or conformation of the protein. It gives the shape or conformation of protein. So that's it. यही था अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो अब अपने को पूछा है इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड सीड्स. ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट में क्या क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा हेलिक्स को, उसके बाद अपन देखेंगे बीटा प्लेटेड को. तो सबसे पहले अपने पास है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. सो बेसिकली अल्फा हेलिक्स जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म होता है. ठीक है, इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू विद द एनएच ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सीओ ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो अपना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एनएच ग्रुप और सीओ ग्रुप के बीच में. ठीक है, तो अपन इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा सा. अल्फा हेलिक्स is the most common form is the most common form in which a polypeptide chain forms all possible types of hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw. By twisting into a right-handed screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to CO group of the adjacent term of the helix. Residue hydrogen bonded to CO group of the adjacent term of the helix. So ये था अल्फा हेलिक्स. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा. अपन इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, रफ डायग्राम में देख लेते हैं अपन इसका कैसा होता है. ठीक है, सो बेसिकली कुछ ऐसा होता है. ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो आई होप कि ये आप सबको क्लियर होगा. अब अपन लास्ट देख लेते हैं अपना बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर क्या होता है. तो अपने पास एक और टाइप का स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो अपने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ना वो साइड बाय साइड लाई करते हैं ना जिगजैग मैनर. ठीक है, और जो अल्टरनेट आर ग्रुप्स होते हैं ना वो सेम साइड पे होते हैं. ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स दो जो नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो किससे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के थ्रू. ठीक है, और इसी तरह के बहुत सारे चेन्स को अपन एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं. दैट्स इट. तो इसको भी लिख देते हैं, लिख नोट कर लेते हैं अपन. इन दिस कॉन्फॉर्मेशन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स lie side by side in a zigzag manner lie side by side in a zigzag manner with alternate R groups on the same side situated at fixed distances apart at fixed distances apart. और जो दो नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तो कैसे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड. ठीक है,
तो इसको भी नोट कर लेते हैं। टू नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारी चेन को एक साथ अपन क्या कहते हैं, सीड बोलते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ सच चेन्स कैन बी इंटरबाउंडेड टू फॉर्म अ सीड। अब अपन देखेंगे कि कैसा दिखता है, ठीक है। एक रफ आइडिया ले लेते हैं, बीटा प्लेटेड सीड्स कैसा दिखता है। तो बस कुछ ऐसा ही होता है अपना बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 70 भी आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्पलर सीरीज का, इस चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स का। तो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का हाइड्रोलिसिस होता है तो अपने को जो जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं ना, उन सबके स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो बेसिकली अपने को क्या क्या मिलता है, जब भी अपन डीएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को एक पेंटोज शुगर मिलता है, एक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनको बेसेस बोलते हैं, वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को पूछा है कि हाउ आर दे लिंक्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, ड्रॉ डायग्राम टू शो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। और एट द एंड हमें पूछा है कि एक डायग्राम बनाओ जिससे हमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस का पेयरिंग पता चले डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर में। तो ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपना डीएनए के हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट करते हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए yields a पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन containing heterocyclic compounds called bases and nitrogen containing heterocyclic compounds called bases। तो अपन तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन एक पेंटोज शुगर बनाएंगे। तो बेसिकली ये अपना हो गया पेंटोज शुगर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा D2 डाई ऑक्सी राइबोस। अब अपन नेक्स्ट बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गया अपना फॉस्फोरिक एसिड। और अपन लास्ट में अपना नाइट्रोजन बेस बनाते हैं। तो डीएनए में बेसिकली 4 बेसेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बेस होते हैं, डीएनए कंटेन्स 4 बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इन चारों के स्ट्रक्चर देखते हैं अपन एक एक करके। तो ये एडेनिन, नेक्स्ट अपने को बनाना है गुआनिन। तो ये है गुआनिन। नेक्स्ट है अपने पास साइटोसिन। तो ये है साइटोसिन। और लास्ट है अपने पास थाइमिन। ये अपने पास थाइमिन। तो बेसिकली हमने सारे फ्रेगमेंट्स से स्ट्रक्चर बना लिया। अपन ने सबसे पहले बनाया पेंटोज शुगर, उसके बाद अपन ने बनाया फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद अपने चारों बेसिस बना लिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब हमें पूछा ये एक डीएनए मॉलिक्यूल में कैसे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए में क्या होता है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड कॉइल के 2 चेन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के 2 चेन्स एक दूसरे के अराउंड कॉइल हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू एच बॉन्डिंग। सो बेसिकली in DNA, 2 chains of nucleic acid coil about each other and held together by H bonds between bases of 2 chain। तो दैट्स इट, ठीक है। अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर ठीक है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, कि ये कैसा होता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है। रफ आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअली में कैसा दिख। तो यहाँ पे अपना होता है एस पी एस पी, ओके। और यहाँ पे अपना एस पी एस पी एस पी एस एस पी 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 एस पी। सो बेसिकली ये एक रफ आइडिया है, ठीक है, कि अपना डायग्राम कैसा होता है। तो कुछ ऐसा होता है अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। डबल
हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। तो दैट्स इट, आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 71। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो थैंक यू।